चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आगे अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अब हम। हाँ जी, टाइप ऑफ करेंसी एक्सपोजर एंड रिस्क। टाइप ऑफ करेंसी एक्सपोजर एंड रिस्क। ओके, देखो करेंसी एक्सपोजर में बात करें तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक है हमारे पास ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, एक है हमारे पास ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, एक है हमारे पास ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ठीक है, दूसरा हम कहते हैं हाँ जी इकोनॉमिक एक्सपोजर। ध्यान से समझ, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल यानी ऑपरेटिंग। इकोनॉमिक कहो या ऑपरेटिंग कहो, बात एक ही है। चलिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करें हम तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की। ठीक है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का मतलब हम ये कहते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि अगर हम कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा आएगा। अगर हम कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा आएगा। तो हमें किस बात का डर होता है कि यार वो फॉरेन करेंसी कहीं गिर ना जाए। और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे पेमेंट करनी है ना, फॉरेन करेंसी में। तो मुझे किस बात का डर होता है? क्योंकि पेमेंट आफ्टर सम टाइम होती है। तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो जब आपको पेमेंट करनी है तो आपको डर है यार उस समय कहीं फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ ना जाए। ठीक है, तो ये जो डर होता है अगर ये एक्चुअल में हो जाए तो लॉस होगा। उस लॉस को ही बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। समझ गए? कई बार प्रॉफिट भी होता है तो हम क्या कहते हैं इसको? एनी प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज रेट, ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज रेट। मतलब एक्सचेंज रेट में चेंज की वजह से कोई भी लाभ या हानि हमारी कहलाती है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। आगे बात समझ, कोई भी प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, एक्सचेंज रेट में अगर कोई चेंज आता है तब जो लॉस या प्रॉफिट होता है वो कहलाता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मिस्टर रामलाल ने, ठीक है भाई, ये इंडिया का पर्सन है, ये इंडिया का व्यक्ति है, ठीक है, इसने क्या करा? एक्सपोर्ट करा है, इसने गुड्स एक्सपोर्ट करा है यूएस वाले बंदे को। यहां होम करेंसी रुपया है और यहां होम करेंसी डॉलर है, ठीक है। मैंने एक्सपोर्ट करा है गुड्स, अब मेरे पास पैसा आने वाला है, फॉरेन करेंसी आएगी, है ना। तो फॉरेन करेंसी रिसीव होगी, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल। ठीक है भाई, भाई आपने एक्सपोर्ट करा है, माल बेचा है, ठीक है, तो पैसा आएगा। ये तो मतलब हुआ एक्सपोर्ट करा है, इसका मतलब सेल करा है, एक्सपोर्ट करा है इसका मतलब सेल करा है, तो पैसा आएगा रिसीवेबल, सीधी सी बात है। चलो फॉर एग्जांपल हम ये बात करें कि हमने जो माल बेचा है उसके $1 लाख आएंगे,
सपोज 1 लाख डॉलर मुझे लेने हैं और आज स्पॉट रेट है रुपीज पर डॉलर, ठीक है, सपोज 70 रुपए। तो अगर आज पैसे आ जाते, अगर मुझे सारी पेमेंट आज मिल जाती, ठीक है, तो $1 के 70 रुपए मिलते, तो 1 लाख डॉलर आते, मेरे घर में तो रख नहीं सकता था, बैंक में देता और रुपया लेता तो 70 लाख रुपए मेरी जेब में आ जाते, ठीक है। पर ये आएंगे कब? आफ्टर 3 मंथ, ये आएंगे 3 महीने बाद मेरी जेब में। तो जब 3 महीने बाद मेरे पास आएंगे, ठीक है, तो मुझे किस बात का डर है? मुझे डर है कि यार 3 महीने बाद जो डॉलर आएगा तब मैं बेचूंगा बैंक को, वो डॉलर जो मेरे पास आएगा मैं रख नहीं सकता अपनी जेब में, अपने घर में नहीं रख सकता, जैसे गोल्ड, हाउस, बिल्डिंग, ऐसे नहीं रख सकते इसको ना, स्टॉक, शेयर्स नहीं रख सकते। फॉरेन करेंसी को तुरंत आपको बेचना पड़ेगा बैंक को। तो जब 3 महीने बाद आएंगे 1 लाख डॉलर, तब मैं बैंक को बेचूंगा, यानी दूंगा और रुपया लूंगा, और कहीं रेट कम ना हो जाए, है ना, जो चीज बेचते हैं वो सस्ती ना हो जाए, ठीक है। मान लेते हैं 3 मंथ्स लेटर, ठीक है, ये रेट हो जाता है सपोज 68 का। तो यार आज तो मुझे 70 लाख रुपए मिलते, काश 1 लाख डॉलर आज ही आ जाते, तो मैं बेचकर 70 लाख रुपए ले लेता। अब 3 महीने बाद बेचूंगा तो 68 रुपए मिलेंगे $1 के, यानी 68 लाख, 2 लाख का नुकसान हो गया, है ना। ये लॉस कहलाएगा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ये लॉस कहलाएगा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। आगे बात समझ में, ये लॉस कहलाएगा आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? लॉस ड्यू टू डिक्रीज in exchange rate, due to decrease in exchange rate, that is, हाँ जी, पहले था 70 रुपए पर डॉलर, अब 68 रुपए पर डॉलर, है ना। रुपए पर डॉलर, पर डॉलर, ये रुपए हैं पर डॉलर, समझ रहे? $1 पर $2 का नुकसान, तो कितने डॉलर आएंगे? 1 लाख डॉलर। तो इसका मतलब सीधा सीधा $1 पर $2 का नुकसान, नुकसान तो रुपए का ही है, तो 1 लाख पर 2 लाख रुपए का नुकसान। तो ये जो लॉस है आपका, डेट इज कॉल्ड, हाँ जी, क्या कहेंगे इसको? ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। इससे आप बोलोगे ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, इसे बोलोगे ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। क्लियर हो गया बात? ऐसे पेमेंट करते रेट बढ़ जाता तो वो जो लॉस होता, एक ही बात है। हाँ जी, इज दैट क्लियर? तो अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पेमेंट आनी है, ठीक है, तो अगर फॉरेन करेंसी का रेट गिर जाता है, उस वजह से जो लॉस होता है वो कहलाता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब सेल होता है ना, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, फॉरेन करेंसी प्राप्त होगी, ठीक है। अब एनी लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट, राइट, कॉल्ड ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। क्लियर? और अगर हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं, और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लो अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इन केस ऑफ, इंपोर्ट का मतलब होता है परचेज, इंपोर्ट कर रहे हैं यानी मैंने परचेज करा, पेमेंट करनी है, तो फॉरेन करेंसी
फॉरेन करेंसी क्या होगी, पेबल होगी, फॉरेन करेंसी पेबल होगी, मुझे फॉरेन करेंसी देनी है। तो उस केस में किस बात का डर है कि देनी है, यानी बाहर की करेंसी पेमेंट करनी है तो खरीदनी पड़ेगी बैंक से, तो कहीं महंगी ना हो जाए, जो खरीदना वो महंगी ना हो जाए, जो बेचनी है वो सस्ती ना हो जाए, है ना। एनी लॉस, अच्छा उल्टा भी हो जाएगा, एक ही बात मैं एक तरफ लेके चल रहा हूँ, एनी प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट, ठीक है, एनी लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट, अगर बढ़ जाएगा तो मुझे लॉस होगा, तो वो कहलाएगा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। वाइस वर्सा, यहाँ पर अगर ये रेट बढ़ गया तो प्रॉफिट हो गया, ये रेट घट गया तो प्रॉफिट हो गया, एक ही बात समझ में आएगी, ये कहलाएगा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ओके, तो ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं है लॉस हो, जरूरी नहीं है लॉस हो, प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। एनी प्रॉफिट, अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, एनी प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट, या एनी प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट, समझ में, इज दैट क्लियर। अब ध्यान से सुनना जरा मेरी बात को, अब यहां पर अगर मुझे ट्रांजैक्शन एक्सपोजर से बचना है, अगर मुझे ट्रांजैक्शन एक्सपोजर से बचना है, नहीं तो मैं मिस्टर अपने जो मेरा कस्टमर है, जो मेरा कस्टमर है वाई कह देता हूं, चलो जो मेरा कस्टमर है, ठीक है, नाम दे देते हैं यार, श्यामलाल, छोड़ो ना, जो मेरा कस्टमर है, ठीक है, इसको मैं कहता हूं भाई मेरे को नहीं लॉस सहन करना, मैं पंगे में नहीं पड़ता, ठीक है, इतना तो मैं बेच के नहीं कमा रहा जितना मुझे लॉस हो जाता है, तो भाई मुझे तो सीधे सीधे, है ना, $1,00,000 के आज 70 लाख रुपए बनते हैं, तो मुझे तो 70 लाख रुपए दे दो, आज दो चाहे 3 महीने बाद दो, मेरा 70 लाख रुपए से कम मेरे को लॉस हो जाता है, इससे तो अच्छा मैं ना बेचूं। तो अगर मैंने इनवाइसिंग, अगर मैंने बिलिंग रुपीज में कर दी कि भैया मुझे तो रुपया भेजो, तो मैं तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर से बच गया। अगर रामलाल ने बिलिंग इनवाइस किस में कर दी, रुपए में, कि भैया तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे फॉरेन करेंसी में पैसा चाहिए ही नहीं, ये लफड़ा मुझे नहीं चाहिए, मैं तो सीधा सीधा चलता हूँ, मुझे तो 70 लाख रुपए चाहिए माल के, अगर मैं हिंदुस्तान में बेचता तो 70 लाख रुपए आ जाते, आपको दे रहा हूँ तो भी 70 लाख रुपए चाहिए भैया, ये फॉरेन करेंसी का लफड़ा अपनी समझ में नहीं आता। श्यामलाल अगर राजी हो जाता है तो मैं रामलाल अपनी ट्रांजैक्शन एक्सपोजर से बच गया, बाल बाल बचे भाई, तो लॉस हमारा, मतलब जो हमारा लॉस होता प्रॉफिट होता हमें नहीं चाहिए ये स्पेकुलेशन, तो उससे बच गया। बट क्या अल्टीमेटली कहानी खत्म हो गई, नहीं, ध्यान से देखो, श्यामलाल को 70 लाख रुपए देने के लिए, भाई बिलिंग 70 लाख रुपए में हो गई, ध्यान से समझना, बिलिंग आपकी 70 लाख रुपए में हो गई, तो उसको तो पैसे देने 70 लाख रुपए, ठीक है, उसको तो 70 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, अब 70 लाख रुपए वो बैंक से खरीदेगा, उसकी होम करेंसी डॉलर है, वो डॉलर बेचेगा, है ना, किस रेट से, 70 रुपए, इसका मतलब वो $1,00,000 आज बैंक को देगा तो 70 लाख रुपए लेता, बिल्कुल ठीक है, पर पेमेंट तो देनी है उसको 3 महीने बाद, पेमेंट देनी है 3 महीने बाद, तब का रेट 68 हो गया मान लो, तब का रेट 68 हो गया, ठीक है, तब उसको 70 लाख रुपए देने के लिए, तब उसको 70 लाख देने के लिए, है ना, रुपीस पर डॉलर, बेस करेंसी डॉलर है ना, और उसके पास, अरे बताओ,
रुपीज पर डॉलर 68 है रेट, रुपीज पर डॉलर 68 है, बेस करेंसी डॉलर है, उसके पास रुपया, उसको तो रुपया देना है ना, ये नहीं कह रहा उसके पास रुपया, करेंसी रुपए में है मेरे पास, तो 70 लाख रुपए के लिए कितने डॉलर देगा, डिवाइड करोगे, ठीक है। तो वो अपने घर से कितने डॉलर खर्च करेगा, 70 लाख डिवाइडेड बाई 68, लगभग 1,02,941 42 कर देते हैं, यानी इतने डॉलर अब वो खर्च करेगा, समझ रहे बात। इसका मतलब ये हुआ कि श्यामलाल को पहले 1,00,000 डॉलर खर्च करने पड़ते माल को मंगाने के लिए, वो तो इंपोर्ट कर रहा है ना, वो तो इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, मैं बेच रहा हूं तो वो खरीद रहा है, तो अब उसको 1,02,942 डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, अपने घर से लाने पड़ेंगे, यानी 2,942 डॉलर उसको अपने घर से ज्यादा लाने पड़ेंगे, यानी 2,942 डॉलर उसको अपने घर से ज्यादा लाने पड़ेंगे, क्योंकि उसका तो बर्डन बढ़ गया, मेरा बर्डन खत्म हो गया, उसका बर्डन तो बढ़ गया, तो क्या मुझे कोई फर्क पड़ेगा, बोलो। अब वो सोचेगा यार मेरी तो बैठे बैठाए कॉस्ट बढ़ गई, उसके दिमाग में बात आएगी यार ऐसे तो कॉस्ट बढ़ गई, जबकि मैंने कॉस्ट नहीं बढ़ाई, मैंने रेट नहीं बढ़ाया, मैं तो वही पैसे ले रहा हूँ 70 लाख रुपए आज भी और 3 महीने बाद भी, पर फॉरेन करेंसी के रेट चेंज होने की वजह से उसका बर्डन बढ़ गया, यानी उसकी प्राइस बढ़ गई, तो कितनी प्राइस बढ़ी देखो जरा, कितनी प्राइस बढ़ी, कितनी प्राइस बढ़ी, हाँ जी 1,02,942 माइनस 1,00,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 इनटू 100, यानी 2.94, लगभग 3% प्राइस बढ़ गई, मैं यहां लिख दूं, हाँ जी श्यामलाल की प्राइस बढ़ गई श्यामलाल, हाँ जी स्पेंड 1,00,000 डॉलर टुडे, आज इतने खर्च करता, ठीक है, बट he will have to spend कितने 1,02,942, 1,09,242, यही आ रहा है ना, 1,02,942, 1,02,942 डॉलर खर्च करने पड़ते हैं आफ्टर 3 months ड्यू टू चेंज इन रेट, तो इसका मतलब उसको 2,942 डॉलर एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं, दिस इज द एक्स्ट्रा डॉलर, दिस इज द एक्स्ट्रा डॉलर, ठीक है, नीड टू स्पेंड टू पे 70 लाख, ये तो हुआ, डेट इज हाँ जी 2,942 डिवाइडेड बाई 1,00,000, लगभग 2.94, लगभग 3% उसका प्राइस बढ़ गया बैठे बैठाए, ना लेना एक ना देना दो, है ना, तो बैठे बैठाए उसका 3% प्राइस बढ़ गया, ठीक है, वो ये नहीं सोचेगा यार अगली बार मैं माल इंडिया से नहीं मंगाता, मैं कहीं और से मंगाता हूँ, जापान से मंगाता हूँ, यूके से मंगाता हूँ, चाइना से, कहीं और से माल मंगाता हूँ, है ना, तो अगर वह कोई और डाइवर्ट होने लगा तो हमारी सेल कम हो जाएगी, हमारी सेल कम होने से जो लॉस होगा दैट इज इकोनॉमिक एक्सपोजर, तो वो कैसे, अब एक यहां पर नया वर्ड आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहां पर एक वर्ड आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, और अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी कम हो जाती है, यानी चेंज इन प्राइस, हाँ जी चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस,
ये कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। इसका मतलब होता है अगर प्राइस कम होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि इफ प्राइस डिक्रीज देन क्वांटिटी इंक्रीज। क्वांटिटी का मतलब डिमांड, क्वांटिटी का मतलब डिमांड। इफ प्राइस इंक्रीज देन क्वांटिटी डिक्रीज, ये होता है इनवर्स रिलेशन। तो सपोज मान लेते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, सपोज 1.5 है, चलो ठीक है। इसका मतलब है अगर प्राइस में बढ़ोतरी होगी एक, तो डिमांड 1.5 गुना कम हो जाएगी, ठीक है, राइट। देख लो चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस कितनी है, 3%, परसेंटेज चेंज, ओके, बराबर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। तो इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ गई, 4.5%, मल्टीप्लाई कर दो ना, यानी डिमांड हमारी 4.5% कम हो जाएगी, यानी डिमांड हमारी 4.5% कम हो जाएगी। तो अगर सपोज मैं प्रेजेंट में मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट में हम सेल कर रहे हैं उसको 10,000 यूनिट, ठीक है, देन ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज रेट, ठीक है, राइट, न्यू क्वांटिटी सोल्ड, न्यू क्वांटिटी सोल्ड अब कितनी होगी, 4.5% कम हो जाएगी, 4.5% कम हो जाएगी 10,000 का, ठीक है, 10,000 का 4.5% कम हो जाएगी, 450, यानी 9,550 बिकेंगे। तो 450 यूनिट कम बिकने की वजह से जो लॉस होगा, ठीक है, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, गॉड क्या कहेंगे इसको, इकोनॉमिक एक्सपोजर। बोलो समझ आ गई बात बेटा, चलो अब इसको नोट कर लो, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 65, क्वेश्चन नंबर 65 ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है मैसर्स ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक्सपोर्ट एयर कंडीशनर टू जर्मनी। एक्सपोर्ट का मतलब सेल, हम अपना एयर कंडीशनर बेचते हैं किसको, जर्मनी वाले को। कैसे, बाय इंपोर्टिंग ऑल कंपोनेंट फ्रॉम सिंगापुर, ठीक है। ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक साइलेंट है तो इंडियन की कंपनी है, अपना एयर कंडीशन एसी बनाकर किसको बेच रहे हैं, जर्मनी वाले को, और उसमें जो सामान चाहिए वो सिंगापुर से मंगा रहे हैं, ठीक है, यानी परचेज कर रहे हैं। कंपनी इज एक्सपोर्टिंग मतलब सेल कर रहे हैं 2400 यूनिट एट ए प्राइस ऑफ 500 यूरो पर यूनिट, मतलब मैं जर्मनी वाले को बेच रहा हूं तो पैसा आएगा यूरो में। कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड कंपोनेंट इज 800 सिंगापुर डॉलर, यानी जो एसी बनाने में रॉ मटेरियल चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, वो सिंगापुर से मंगा रहा हूँ, उनको पेमेंट करूंगा एक एसी में एक कंपोनेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो 1:1 लेते हैं, अगर कभी भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो एक प्रोडक्ट बनाने में एक कंपोनेंट, या तो फिर वो देगा नहीं एक प्रोडक्ट बनाने में 2 कंपोनेंट 3 कंपोनेंट। नहीं दिया हुआ तो हमेशा मान के चलते हैं कि जैसे एक टीवी बनाने में एक कंपोनेंट, ठीक है, इस तरह से बात करके चलते हैं।
एक बाइसिकल बनाने में एक चेन, राइट। तो 2400 यूनिट को बनाने में 2400 कंपोनेंट कितने में खरीदोगे? $800 सिंगापुर। फिक्स कॉस्ट एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1000 एंड 1500। अब ध्यान से सुनना, एक तो फिक्स कॉस्ट कभी भी ना पर यूनिट नहीं होती है, ये हमारा कॉस्टिंग का ही कॉन्सेप्ट है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फैक्ट्री का रेंट, मैनेजर की सैलरी, डेप्रिसिएशन, ये फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटलिटी में होती है। ऐसा तो ना होता है कि रेंट मैं दूंगा 1 यूनिट के लिए, सैलरी दूंगा 1 यूनिट के लिए। रेंट मकान मालिक तो ये कहेगा भाई 1 यूनिट बनाओ, 2 बनाओ, 10 बनाओ, नहीं बनाओ, मैंने तो प्रीमाइसेस किराए पे दे दी, है ना। तो फिक्स कॉस्ट विल नेवर अकर पर यूनिट, पर दे रखी है तो ये टोटल में जो क्वांटिटी होती है उससे डिवाइड करके आया होता है, तो मल्टीप्लाई करके टोटल में आ जाएगा। यानी 2400 यूनिट की बात कर रहा है तो 2400 यूनिट पर डिवीजन किया होगा उसने, टोटल को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल में आ जाएगा, वो उतना ही रहेगा। इन केस मैं 2400 की जगह वो कहता अगले पीरियड में 2300 बनाऊंगा, अगले पीरियड में 2450 बनाऊंगा, तो भी टोटल फिक्स कॉस्ट वही रहती, यानी 2400 इंटू 1000, ठीक है, 24 लाख, ये मतलब है। पर कौन सी कॉस्ट है? ध्यान से सुना, अदर वेरिएबल कॉस्ट। अदर वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। पर अदर वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अदर देन प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया? इन तीनों में से मटेरियल, तो मटेरियल के अलावा, ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में लेबर दी होती तो लेबर के अलावा, अदर देन जो बता दिया उसके अलावा अदर वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल के अलावा मतलब, ठीक है, मटेरियल के अलावा लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड, ये पर यूनिट होते हैं। मतलब 1 यूनिट बनाओगे, ठीक है, तो लेबर को 1000 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड 500, कॉस्ट नहीं, वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड क्या होते हैं? लाइट, पंखा, बत्ती चलेगा, कंज्यूमेबल चलेंगे, तो 1500 रुपए का खर्च आएगा 1 यूनिट पर। 2 बनाओगे 3000, 3 बनाओगे 4500, ज्यादा बनाओगे ज्यादा खर्च। कैश इनफ्लो, फॉरेन एक्सचेंज, अब ये जो भी कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो, क्योंकि फ्लो कह रहा है, चाहे वो इनफ्लो हो चाहे वो आउटफ्लो हो, वो कब होगा? 6 महीने बाद। यानी जो मैं माल बेचूंगा उसके पैसे भी 6 महीने बाद आएंगे, और जो मुझे खर्चा करना है वो भी 6 महीने बाद पेमेंट करूंगा। करंट एक्सचेंज रेट रुपीज है पर यूरो, ठीक है। अब ये पिप्स है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? रुपीज पर यूरो, ठीक है, 51.5, हाँ जी, सॉरी 51.50। तो ये जो पिप्स हैं डेसिमल के बाद रिप्लेस हो जाते हैं, ओके। और रुपीज पर सिंगापुर डॉलर, रुपीज पर सिंगापुर डॉलर 27 रुपए 20 पैसे, ठीक है, और 25 रिप्लेस हो जाएगा। आफ्टर 6 मंथ एक्सचेंज रेट टर्न आउट, 6 महीने बाद ये रेट हो जाएगा रुपीज पर यूरो का 52.0 ऑब्लिक, ये रिप्लेस हो जाएगा 52.05 रुपीज पर सिंगापुर डॉलर 27 रुपए 70 पैसे, और ये रिप्लेस हो जाएगा 27 रुपए 75 पैसे। ओके, क्लियर? क्या पूछ रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लॉस और गेन ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। बस पहले बाकी बी पट बात एक ही करके। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का मतलब आपसे पूछ रहा है कि लेन देन, मतलब मैंने माल बेचा और माल खरीदा, उसमें मुझे फॉरेन करेंसी इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो मुझे कितना फायदा या नुकसान होगा, क्योंकि पेमेंट और रिसीवेबल 6 महीने बाद होनी है। उस एक्सचेंज रेट अप एंड डाउन की वजह से मुझे कितना गेन या लॉस होगा, वो कहलाएगा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सिंपल है। क्या कहना चाहते हैं पहले एक बार में समझ लो। 2400 एयर कंडीशन बेचे तो यूरो आएंगे, यूरो आएंगे, ठीक है। अब मैं यूरो को बेचूंगा कब? 6 महीने बाद। अगर मैं यूरो आज बेचता, अगर मैं यूरो आज बेचता
अगर मैं यूरो आज बेचता तो कितने में बिकते? ये यूरो है। हाँ जी बताओ, सेल, ये परचेज और ये सेल 51.50। आज अगर मैं यूरो बेचता तो 1 यूरो के मुझे 51 रुपए 50 पैसे मिलते, है ना। बट मैं बेचूंगा 6 महीने बाद तो मुझे मिलेंगे 52 रुपए 1 यूरो के। ये समझ में आ गई बात भाई। कस्टमर सस्ता बेचेगा महंगा खरीदेगा, तो ये बेचने वाला रेट हो गया ना। तो इसमें से आपको कितने का फायदा होता बेचने में? 50 पैसे 1 यूरो पर, है ना। आज अगर यूरो बेचते तो 1 यूरो के बदले 51 रुपए 50 पैसे मिलते, और 6 महीने बाद बेचोगे तो 52 रुपए मिलेंगे, यानी 50 पैसे 1 यूरो पर आपको ज्यादा मिलेंगे। तो कितने यूरो बेचोगे? 2400 इंटू 500 कितना होता है? 12 लाख। 2400 इंटू 500, अरे यानी 12 लाख यूरो बेचोगे तो 1 यूरो पर 50 पैसे का फायदा, इसका मतलब सीधा सीधा 6 लाख रुपए का फायदा हो गया, रुपए का। ठीक है, हो जाएगा। चलो अब आपको मटेरियल मंगाना है, तो 2400 को बनाने में 2400 कंपोनेंट चाहिए, खरीदोगे 800 के हिसाब से, है ना। तो पेमेंट करोगे, अब सिंगापुर डॉलर में पेमेंट करोगे तो सिंगापुर डॉलर खरीदने पड़ेंगे, यानी बैंक के पास रुपया लेके जाओगे, सिंगापुर डॉलर खरीदोगे। अगर आज खरीदते, आज सिंगापुर डॉलर खरीदते, ठीक है, आज सिंगापुर डॉलर खरीदते तो आपको ये रेट लगता, बट आप 6 महीने बाद खरीदोगे तो ये रेट लगेगा। इसका मतलब सीधा 50 पैसे का लॉस हो रहा है, समझ रहे हो नहीं? इसका मतलब सीधा सीधा 50 पैसे 1 सिंगापुर डॉलर पर घाटा हो रहा है आपको, है ना। तो कितने सिंगापुर डॉलर खरीदने आपको? 800 इंटू 2400, ठीक है, कितना हो गया? हाँ जी, 9 लाख कितना हो गया ये? 9,60,000 रुपए का नुकसान, तो नेट 3,60,000, हाँ जी, 60,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। ये कहलाएगा ट्रांजैक्शन एक्सपोज, ठीक है बेटा। चलो अब इसको करते हैं, 1 मिनट जरा। चलो इसको हम करते हैं। चलो सबसे पहले हम करेंगे रफ वर्क, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, हाँ जी, ओमेगा ठीक है, ये इंडियन कंपनी है, ये हमारी इंडियन कंपनी है, ठीक है। इनकी होम करेंसी होती है रुपया, इन्होंने गुड्स एक्सपोर्ट करा है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेल, कहां पर बेचा है? यूरोप में, ठीक है। कितना माल बेचा है? 2400 यूनिट, है ना। और क्या रेट तय करा है? हाँ जी, क्या रेट तय करा है इन्होंने? 500 यूरो, 500 यूरो पर यूनिट, ठीक है। यूरोप की करेंसी क्या है? यूरो, ठीक है, समझ में आ गया। तो 2400 इंटू 500, 2400 इंटू 500 यानी 12 लाख यूरो हमें मिलेंगे, 12 लाख यूरो हमें मिलेंगे, ठीक है। ये हमें मिलेंगे, रिसीवेबल है, ये हमारे रिसीवेबल है। माल बेचोगे तो पैसा आएगा ना। अब इतने यूनिट को बनाने में वो कह रहा है कंपोनेंट चाहिए, क्या चाहिए? कंपोनेंट। क्वेश्चन साइलेंट है, तो मान के चलोगे एक प्रोडक्ट बनाने में एक कंपोनेंट, मान के चलोगे एक कंपोनेंट चाहिए, तो 2400 बनाने में 2400 कंपोनेंट चाहिए। ये कहां से खरीदोगे आप? सिंगापुर। ये कहां से खरीदोगे? सिंगापुर से। वो कितने का दे रहा है आपको? हाँ जी,
$800, 800 सिंगापुर डॉलर, 800 सिंगापुर डॉलर। तो इसका मतलब मुझे उनको पेमेंट देनी पड़ेगी 2400 इंटू 800, 19,20,000 डॉलर सिंगापुर डॉलर की पेमेंट देनी है, सिंगापुर डॉलर की ये पेमेंट देनी है। ठीक है, अब फॉरेन करेंसी फ्लो, फ्लो का मतलब इनफ्लो भी आउटफ्लो भी। ठीक है, ध्यान रखना एक एक वर्ड, फॉरेन कैश फ्लो, फ्लो का मतलब इनफ्लो भी और आउटफ्लो भी। ठीक है, आर ड्यू इन 6 मंथ, फॉरेन करेंसी वाला, यानी ये भी मुझे 6 महीने बाद देने हैं और ये भी मुझे 6 महीने बाद मिलेंगे। ठीक है, चल अब सबसे पहली बात कह रहा है फॉरेन ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। सबसे पहले क्या कह रहा है वो, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ठीक है भाई, तो रेट क्या आ रहा है मेरे पास, हाँ जी, रुपीज, हाँ जी, पर देख लो यूरो, रुपीज पर यूरो। ठीक है, रुपीज पर सिंगापुर डॉलर, ये आज का स्पॉट, ये स्पॉट 51.5, 51.55 पिप्स को रिप्लेस कर देते हैं लास्ट 2 डिजिट में, 27 रुपए 20 पैसे, और 25 को रिप्लेस कर देंगे 27.25, ये स्पॉट। और आफ्टर 6 मंथ रुपीज पर यूरो और रुपीज पर सिंगापुर डॉलर, ये है 52, फिर 52.05, 27 रुपए 70 पैसे, और 75 रिप्लेस कर दो। अब ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बिल्कुल सिंपल है, क्या कि देखो हमें यूरो मिलेंगे, है ना, अगर मैं आज उसको रुपए में कन्वर्ट कर लेता, ठीक है, तो 1 यूरो के मैं यूरो बेचता, तो यूरो सस्ते में बेचता, ये रेट सस्ता है, नहीं यूरो बेचता सॉरी, ठीक है, ये रेट सस्ता है, यूरो में इस रेट से बेचता आज, 1 यूरो के 51 रुपए 50 पैसे मिलते हैं, बट मुझे यूरो मिलेंगे 6 महीने बाद, तो मैं 6 महीने बाद बेचूंगा तो मुझे ये रेट मिलेगा, है ना, इसका मतलब 50 पैसे 1 यूरो के मुझे ज्यादा मिलेंगे, तो 12 लाख यूरो पर मुझे 6 लाख का फायदा होगा। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं पहले। अब ये फेयर वर्क, ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं ताकि बी पार्ट भी आ जाए, ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ये फर्स्ट पार्ट, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, यानी लॉस और गेन ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज रेट, यानी लॉस एज वेल एज गेन ड्यू टू चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। यही हुआ। अब चलो सबसे पहले ध्यान से रिसीवेबल, ठीक है, हाँ जी, रिसीवेबल कितना है मेरे पास, रिसीवेबल, ठीक है, कितना है रिसीवेबल, बताओ कितना है। हाँ जी, रिसीवेबल है हमारे पास 12 लाख डॉलर, सॉरी 12 लाख यूरो। कैसे आई ये, 2400 यूनिट, 2400 यूनिट, ठीक है, किस रेट से, 500 यूरो के हिसाब से, है ना, 1 यूनिट मैं बेच रहा हूं तो कितने पैसे ले रहा हूं, हाँ जी, कितने पैसे ले रहा हूँ 500 यूरो, तो 2400 के कितने हो गए 12 लाख यूरो। अब अगर मैं इनको आज बेचता, इनको अगर मैं आज बेचता तो मुझे कितने पैसे मिलते, क्योंकि जो बाहर की करेंसी आएगी वो बेचोगे बैंक को तो रुपया लोगे, यूरो बेचोगे सस्ते रेट पर, महंगे रेट पर खरीदोगे तो दोनों में कमी है। और वैसे भी आपको बता रखा है ना, वैसे भी आपको बता रखा है
ठीक है, ये अगर रेट है तो कस्टमर के हिसाब से ये बेस करेंसी होती है, ये खरीदने का रेट और ये बेचने का रेट, एक तरह का। चलो, तो यूरो बेचते 51 रुपए 50 पैसे के हिसाब से, ठीक है, यूरो बेचते 51 रुपए 50 पैसे के हिसाब से, और 6 महीने बाद 52 रुपए में, तो 50 पैसे एक, मतलब 50 पैसे का फायदा 1 यूरो पर, है ना। तो 12 लाख यूरो पर कितना फायदा हो जाएगा, 6 लाख रुपए का। अब पेबल, पेबल कितने हैं, ठीक है, 2400 यूनिट को बनाने में 2400 कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। तो एक कंपोनेंट में कितने का खरीदूंगा सिंगापुर से, एक कंपोनेंट खरीदूंगा मैं 800 सिंगापुर डॉलर का। तो सिंगापुर डॉलर मुझे कितने चाहिए, सिंगापुर डॉलर मुझे कितने चाहिए, 19,20,000 सिंगापुर डॉलर खरीदने पड़ेंगे नीडेड। मुझे इतने सिंगापुर डॉलर बैंक से खरीदूंगा और फिर सिंगापुर के वेंडर को पेमेंट करूंगा, तो इतने सिंगापुर डॉलर नीडेड, खरीदने पड़ेंगे, पेबल है, यू हैव टू नीड, मतलब खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर इतने खरीदता, है ना, इतने खरीदता, तो आज किस रेट से खरीदता मैं, आज मुझे क्या रेट मिलता, सिंगापुर डॉलर खरीदने का रेट 27.25, ठीक है, पर आज ना खरीद के मैं 6 महीने बाद खरीदूंगा। तो अगर आज खरीदता तो 27 रुपए 25 पैसे देता और 1 सिंगापुर डॉलर मिलता। 6 महीने बाद मुझे 27 रुपए 75 पैसे देने पड़ेंगे, यानी 6 महीने बाद मुझे 50 पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 27 रुपए 75 पैसे देने पड़ेंगे, जबकि आज मुझे इतने देने पड़ते, आज मुझे इतने देने पड़ते, ठीक है। चलिए, तो लॉस हो गया। आज अगर परचेज करते तो आपको इतने रुपए देने पड़ते एक सिंगापुर डॉलर के लिए, 6 महीने बाद इतने देने पड़ेंगे, यानी यू हैव टू पे 50 पैसा मोर टू बाई 1 सिंगापुर डॉलर। तो 19,20,000 पर कितना, समझ में आ गई, 19,20,000 पर कितना, 9,60,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। क्लियर बात, हाँ जी, दिस इज, हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक्सप्लेनेशन, है ना, ओमेगा will have to pay 27.75 instead of 27.25 रुपीज, है ना, रुपीज, ठीक है, पर सिंगापुर डॉलर, दैट इज एक्स्ट्रा, ठीक है, पर सिंगापुर डॉलर दे विल हैव टू पे। तो एक सिंगापुर डॉलर के लिए 50 पैसे, 19,20,000 के लिए कितने, तो इतने का लॉस इतने का फायदा, तो नेट 3,60,000 रुपए का लॉस आ गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। बोलो क्लियर है बेटा, इसको मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ कि आप बिफोर एंड आफ्टर ले लो, है ना। आज अगर नेट क्या होता, समझ रहे बात, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे बना लो, बस सिंपल सी बात है। आज टुडे, ठीक है, और आफ्टर 6 मंथ, देखो सेल रेवेन्यू, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। आज मैंने माल बेचा है कितने का,
2400 यूनिट, है ना। तो 500 यूरो मिलेंगे मुझे, यानी 12 लाख यूरो मिलेंगे, समझ रहे हो। तो 12 मुझे रुपए में चाहिए, दोनों मुझे रुपए में चाहिए, दोनों मुझे रुपए में चाहिए। तो ध्यान से सुना मैं क्या करूं, 12 लाख यूरो, 12 लाख यूरो मिलेंगे, चाहे आज लो चाहे बाद में लो, मिलेंगे तो 12 लाख यूरो, ठीक है। परंतु मेरी होम करेंसी तो रुपया है भाई, चाहे आज लो या 6 महीने बाद लो, मिलेंगे तो 12 लाख यूरो। परंतु आज इसको रुपए में कन्वर्ट करोगे, आज इसको रुपए में कन्वर्ट करोगे तो क्या रेट होगा, हाँ जी, आज अगर कन्वर्ट करोगे तो 51 रुपए 50 पैसे का रेट है, आज अगर कन्वर्ट करोगे तो 51 रुपए 50 पैसे, है ना। तो आज की रेवेन्यू कितनी आएगी, 51 रुपए 50 पैसे, 1 यूरो के, ये रुपीज में आ जाएंगे। और 6 महीने बाद अगर यूरो बेचकर तो 52 रुपए पर यूरो, बोलो क्लियर है। तो ये रेवेन्यू आ गई रुपए में, ये रेवेन्यू आपके पास आ गई किसमें, रुपए में, ठीक है। कितने आ जाएंगे, 12 लाख 51 50, 3 और 2 5, 618 लाख, ये आपके पास आ गया। डेट इज, इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 618 लाख रुपीज इन लाख लिख लेते हैं, ठीक है। और अगर हम 12 लाख यूरो को बाद में बेचे तो मिलेंगे 3 और 2 5, 624 लाख, 624 लाख, ये भी रुपीज इन लाख, तो वही 6 लाख का फायदा हो गया ना रेवेन्यू में, वही तो दिखा देते हैं हम भी। चलो ये तो हो गया रेवेन्यू। अब मटेरियल, मटेरियल कहां से खरीदा, सिंगापुर से, ठीक है। एक प्रोडक्ट बनाने में एक कंपोनेंट यानी 2400, ये तो हुआ, यानी 2400, ठीक है। कंपोनेंट खरीदोगे क्या रेट लगेगा आपको, खरीदोगे तो क्या रेट लगेगा, 500 नहीं, $800, सिंगापुर डॉलर 800, इसका मतलब 19,20,000 सिंगापुर डॉलर की पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है ना। 19,20,000 सिंगापुर डॉलर की पेमेंट करनी है। आज अगर पेमेंट करते तो कितने रुपए में, हाँ जी, आज अगर पेमेंट करते तो कितने रुपए में, आज अगर पेमेंट करते तो कितने रुपए में, तो सिंगापुर डॉलर खरीदते, खरीदते, खरीदने का रेट ये 27 रुपए 25 पैसे, 27 रुपए 25 पैसे, ठीक है, 27 रुपए 25 पैसे। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास ये करेंसी सिंगापुर डॉलर है और रेट भी बेस करेंसी में भी सिंगापुर डॉलर है, मल्टीप्लाई, हाँ जी। और अगर मैं 6 महीने बाद खरीदूंगा तो बेस करेंसी भी सिंगापुर डॉलर है, मेरे पास करेंसी भी सिंगापुर डॉलर से मल्टीप्लाई, 27 रुपए 75 पैसे, 27 रुपए 75 पैसे, ये है रुपीज पर सिंगापुर डॉलर, तो ये मेरी पेमेंट आती है, ठीक है। चलिए तो 2400 इंटू 800, ये आता है 19,20,000, 27 रुपए 25 पैसे, ये आ गया 3 और 2 5, 523,20,000, 523,20,000, ओके। चलिए 3 और 2 5, 532,80,000, 532,80,000, ठीक है। चलो राइट में, अब बाकी फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटलिटी में होती है, रुपीज में है, फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में होती है, रुपीज में है, ठीक है। 1,000 रुपए पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट आपकी है 1,000 रुपए पर यूनिट, रुपए में है, तो कितने यूनिट है, 2400, तो टोटल कितना आ रहा है, ये टोटल 24 लाख,
टोटल 24 लाख। चाहे आज खर्च करो चाहे बाद में, चाहे यूनिट ज्यादा बने तब भी 24 लाख, क्योंकि फिक्स कॉस्ट विल नॉट इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। ध्यान से सुना, अदर वेरिएबल कॉस्ट, अदर वेरिएबल कॉस्ट प्लीज। अगर क्वेश्चन में अदर वर्ड नहीं लिखा होता तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल शामिल होता, अलग करके करते, पर अदर है इसका मतलब अदर देन मटेरियल। कितना है? 1500 रुपए है, रुपए है, ये रुपए में खर्च कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में खर्च कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो अगर यूनिट बढ़ेंगे तो ये बढ़ते हैं, 3 और 2 5, 36 लाख। यहाँ भी 36 लाख। चलो अब ये आप कैलकुलेट कर लो। हाँ जी, आज अगर मैं अपनी फॉरेन करेंसी कन्वर्ट कर लेता और पेमेंट कर देता तो मुझे कितना फायदा होता, ठीक है भाई। चलो 618 लाख माइनस 523 लाख 20,000 माइनस के 60, 34 लाख 80,000, ठीक है। आज मुझे कितना फायदा होता? 34 लाख 80,000 का, अगर मैं सारी करेंसी आज कन्वर्ट कर लेता। और अगर मैं 6 महीने बाद कन्वर्ट करूं तो 624 माइनस 532 31 लाख 20,000, राइट। तो नेट मुझे कितना लॉस हो रहा है, डिफरेंस देख लो, ये डिफरेंस बेसिकली है ना, माइनस 34 लाख 80,000, 3 लाख 60,000। तो आप कहोगे लॉस है ना, ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज रेट। कितना रहा डिफरेंस? 3,60,000, ठीक है। ये हमारा क्या है? हाँ जी, ये हमारा क्या है? ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, क्लियर है? चल एक बार आप इसको नोट कर लो आप फटाफट से। दोनों में से कोई भी ऑल्टरनेट आप ले सकते हो, मैंने आपको दोनों समझा दिए, ठीक है भाई। चलिए चलो बेटा सेकंड पार्ट पर आ जाओ। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये आपको अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे रखी है। कैलकुलेट द लॉस और गेन ड्यू टू ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर, मतलब दोनों निकालने हैं, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर भी और ऑपरेटिंग एक्सपोजर भी। इफ द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ऑफ एयर कंडीशन इज 25,000 रुपए। लो भाई, पहले वाले में क्या कह रहा था कि मैं एयर कंडीशन बेच रहा हूं यूरोप के कस्टमर को और कितने ले रहा हूं? 500 यूरो, है ना। अब मैं बेच तो रहा हूं पर मैं बिलिंग इनवाइस रुपीज में कर रहा हूं। तो लो भाई, इसका मतलब मेरी प्रॉब्लम यानी जो पैसा आने वाला है उसमें लॉस और गेन खत्म। ये समझ में आ गया? यानी सेल पर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर नील हो गया, सेल पर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर नील हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने बिलिंग रुपए में कर दी, तो मेरा फिक्स्ड हो गया कितना अमाउंट आना है, यानी अनसर्टेनिटी नहीं रही, यानी अमाउंट टू बी रिसीव्ड इज फिक्स्ड। इसका नो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर फॉर सेल। बोलो बात समझ में आ गई? क्योंकि मैंने बिलिंग, मैंने इनवाइसिंग रुपीज में कर दी। नाउ द अमाउंट टू बी रिसीव्ड इज फिक्स्ड, देयर इज नो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। किसमें? रिसीवेबल में। किसमें? रिसीवेबल में। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैं पहले इतनी लिखता हूं, ठीक है। चलो हाँ जी, बी पार्ट, ठीक है।
एज, हाँ जी, इनवाइसिंग यानी जो बिलिंग है इज नाउ इन रुपीज। अब वो रुपीज में हो गई, अब वो बिलिंग रुपीज में हो गई, ठीक है। मीन्स, है ना, बिलिंग मीन्स अमाउंट टू बी रिसीव्ड, अमाउंट टू बी रिसीव्ड इज फिक्स्ड। जो पैसा आना है वो फिक्स्ड हो गया, वो निश्चित हो गया, वो निश्चित हो गया। दैट इज कितने रुपए? 25,000, ठीक है। इट मीन्स, हाँ जी, नो ट्रांजैक्शन, नो ट्रांजैक्शन, ध्यान से समझना, एक्सपोजर इन केस ऑफ रिसिप्ट, इन केस ऑफ रिसिप्ट, क्योंकि रिसिप्ट आपकी सर्टेन होगी तो उसमें ट्रांजैक्शन एक्सपोजर खत्म, खल्लास। समझ में आ गया? क्योंकि अब मेरे को अपनी होम करेंसी में पैसा मिलेगा, ठीक है। अमाउंट टू बी रिसीव्ड इज फिक्स्ड सर्टेन, दैट इज 25,000 रुपए, दैट इज इन होम करेंसी, दैट इज इन होम करेंसी। बोलो समझ आ गया? बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हो? करंट एक्सचेंज रेट चेंजेस टू, अच्छा जी, चलो भाई, इसका अलग करंट एक्सचेंज रेट उसने चेंज कर दिया। रुपीस पर यूरो का, रुपीस पर यूरो का 51.75, अब ये पिप्स है, रिप्लेस हो जाएगा बस 51.80। डेसिमल के बाद के डिजिट पर रिप्लेस हो जाता है। सिंगापुर डॉलर 27.10, ये रिप्लेस कर दो। चलिए, अब वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस तो मैंने फिक्स कर दी, यानी जो पेबल है, एसी बनाने में कंपोनेंट तो लगेगा ही, वो थोड़ा ना चेंज हो रहा है। एडिशनल का मतलब अतिरिक्त जो है वो तो रहेगी, है ना, ये अतिरिक्त, इसका मतलब कंपोनेंट तो लगेगा ही, और वो सिंगापुर से मंगा रहा हूं, और उसकी पेमेंट मुझे करनी है 6 महीने बाद ही। किसमें? सिंगापुर डॉलर में। कितने, कितनी सिंगापुर डॉलर में करनी है मुझे पेमेंट उसकी? सेम, हाँ जी, $800, 800 सिंगापुर डॉलर तो मुझे पेमेंट करनी है, तो इसका मतलब उसमें ट्रांजैक्शन एक्सपोजर आएगा। कितना आएगा देख लो क्या। अभी आगे बढ़ते हैं, रुको जरा। हाँ जी, आज अगर मैं सिंगापुर डॉलर पेमेंट, क्योंकि मैं रॉ मटेरियल मंगाऊंगा, खरीदूंगा तो पैसे देने हैं, आज अगर अब मुझे अगर पेमेंट करनी है सिंगापुर डॉलर में, तो मेरे पास तो रुपया है, मैं तो इंडियन, ओमेगा तो इंडियन है, तो उसको सिंगापुर डॉलर में देने हैं पैसे, तो डॉलर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो आज अगर सिंगापुर डॉलर खरीदते, आज अगर सिंगापुर डॉलर खरीदते तो ये रेट लगता, ठीक है। बट आप 6 महीने बाद पेमेंट करोगे तो सिंगापुर डॉलर 6 महीने बाद खरीदोगे, क्योंकि पेमेंट सिंगापुर डॉलर में खरीदने, तो 6 महीने बाद का रेट तो यही है ना। इसका मतलब आज आपको 27 रुपए 15 पैसे देने पड़ते, परंतु 6 महीने बाद पेमेंट की वजह से 27 रुपए 75 पैसे देने पड़ेंगे, तो 60 पैसे यानी 0.60 रुपीज का लॉस हो गया, एक्स्ट्रा पेमेंट जारी है एक सिंगापुर डॉलर पर। तो कितने सिंगापुर डॉलर हैं? हाँ जी, कितने सिंगापुर डॉलर हैं? 2400 इंटू 800, कितने आते हैं? 19,20,000 सिंगापुर डॉलर पर 60 पैसे के हिसाब से लॉस हो गया। ये है, ठीक है, इसको कर लें पहले। नाउ पेमेंट, पेमेंट टू वेंडर, पेमेंट टू वेंडर इज स्टिल
टू बी पेड इन सिंगापुर डॉलर, ठीक है, डेट इज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ठीक है, अक्कर, क्योंकि पेमेंट बाहर की करेंसी में करना है, ठीक है। तो चलो कितना, हाँ जी, आज अगर पेमेंट करते 2400 यूनिट कंपोनेंट बाहर से मंगाने हैं, एक कंपोनेंट 800 सिंगापुर डॉलर का, तो 19,20,000 सिंगापुर डॉलर की पेमेंट करनी है ना, 19,20,000 सिंगापुर डॉलर की पेमेंट करनी है, यही मतलब है। तो बताओ आज अगर पेमेंट करते तो कितनी, हाँ जी, लॉस हो रहा है, लॉस ऑन पेमेंट, क्या रेट है आज का, रुपीज पर सिंगापुर डॉलर, हाँ जी, आज का रेट है आपका 27 रुपये 15 पैसे, ये खरीदने का, क्योंकि सिंगापुर डॉलर खरीदोगे, पेमेंट के लिए सिंगापुर डॉलर खरीदोगे, ठीक है। चलिए आज खरीदे तो इतने, और अगर हम 6 महीने बाद खरीदते तो 27 रुपये 75 पैसे, है ना, 6 महीने बाद खरीदते तो ये 27 रुपये 75 पैसे का रेट, है ना। तो इसका मतलब, हाँ जी, 60 पैसे पर सिंगापुर डॉलर का लॉस है, कितने सिंगापुर डॉलर खरीदने हैं, 19,20,000, तो ये लॉस हो गया आपको, ये लॉस हो गया 19,20,000 इंटू 60 पैसे, 11,52,000 का लॉस हो गया, 11,52,000 का लॉस हो गया। चलो समझ में आ गई बेटा इतनी बात, ये आपका लॉस, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ठीक है, हाँ जी, समझ में आ गई। ये मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, देखो वो कह रहा है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बताओ, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस एयर कंडीशनर की 25,000 हो जाए, इसका मतलब मैं बिलिंग 25,000 में करूंगा, इसका मतलब मैं बेचूंगा तो 25,000 रुपए आएंगे, चाहे आज आए चाहे 6 महीने बाद आए, यानी मेरा अमाउंट जो प्राप्त होगा वो फिक्स है, इसका मतलब रिसीवेबल में कोई घाटा नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा, यानी नो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, वो एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया, वैनिश हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब पेमेंट मुझे सिंगापुर डॉलर में ही करनी है, यानी 19,20,000 की, ठीक है। आज अगर पेमेंट करता, क्योंकि मुझे सिंगापुर डॉलर खरीदने पड़ेंगे, पेमेंट करनी है सिंगापुर डॉलर में, क्योंकि मेरी होम करेंसी रुपया है ना, तो मैं सिंगापुर डॉलर खरीदूंगा, आज खरीदता तो मुझे 27 रुपये 15 पैसे देने पड़ते, जो आपके पास होता है वो बेचते हो, जो जरूरत होती है वो खरीदते हो, जो आपके पास होता है वो बेचते हो, जिसकी जरूरत होती है वो खरीदते हो, तो आपको सिंगापुर डॉलर की आवश्यकता है वो खरीदोगे, आपके पास रुपया बेचोगे, ठीक है। तो आज कितने रुपए से मिलता, 27 रुपये 15 पैसे, पर क्योंकि 6 महीने बाद पैसे देने हैं तो आपको 27 रुपये 75 पैसे देने पड़ेंगे, तो एक सिंगापुर डॉलर पर 60 पैसे का नुकसान, इतने पर, बिल्कुल क्लियर हो गया, चलो यहाँ तक समझ आ गया आपको, राइट भाई। चलिए एक बार इसको नोट कर लो, चलो अब देखो आगे क्या कहते हैं, ध्यान से, ऑपरेटिंग एक्सपोजर करना है हमें, हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर 25,000 रुपए फिक्स कर दिया, समझ रहे हो, तो इसका मतलब मैंने अपना ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, बट जो यूरोपियन कस्टमर है उसके ऊपर बर्डन आ गया, उसके ऊपर बर्डन आ गया, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं अब हम, देखो अब देखो, हमने एक, हम कौन है, ओमेगा,
ध्यान से सुनना, सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। हमने माल बेचा है यूरोप वाले कस्टमर को, हमने सेल करा है, ठीक है। हाँ जी, 2400 यूनिट मैंने बेचे, एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट का मतलब ही सेल हो गया ना। हमारी होम करेंसी रुपया है और इनकी होम करेंसी यूरो है, तो हमने 2400 यूनिट बेचे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने 2400 यूनिट के फिक्स कर दिए कि भाई मुझे तो 25,000 रुपया चाहिए, मुझे तो 25,000 रुपये चाहिए एक के, मुझे तो 25,000 रुपये चाहिए एक के, है ना। इफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर एंड कंडीशनर इज 25,000 रुपये, नहीं टोटल 25,000 सर, ठीक है। चलो, अब अगर 25,000 रुपये मैंने फिक्स कर दिए, अगर मान लो मैंने 25,000 रुपये फिक्स कर दिए, तो एक के ही है ना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, सॉरी, पर पीस, तो मेरा तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर खत्म हो गया। बट यूरो वाला जो कस्टमर है श्यामलाल, क्या इसकी परेशानी बढ़ गई? वो देख लो जरा, ध्यान से सुनना। ये पहले 25,000, अब इसकी होम करेंसी क्या है? यूरो, यूरोपियन कस्टमर की होम करेंसी यूरो है ना। इसको पेमेंट रुपए में करनी है, इसको, इसका मतलब रुपए में जरूरत है, तो जो जरूरत है वो खरीदना, जो होता है वो बेचते हैं, यानी ये यूरो बेचेगा, इसका मतलब ये यूरो सेल करेगा और रुपया खरीदेगा। ये बात क्लियर है? जो होता है वो बेचते हैं, जिसकी जरूरत होती है वो खरीदते हैं। तो यूरोपियन कस्टमर के लिए होम करेंसी यूरो है, तो वो यूरो बेचेगा, उसके पास होता है, और उसको पेमेंट रुपए में करनी है, तो रुपया खरीदेगा, ठीक है। तो 25,000 रुपये पेमेंट के लिए अगर वो आज पेमेंट करता, अगर वो आज पेमेंट करता, तो कितने यूरोपियन डॉलर उसको खर्च करने पड़ते? समझ रहे हो? अगर वो आज खर्च करता, तो आज का रेट कितना देखो जरा ध्यान से, आज का रेट टुडे, आज रुपीस पर यूरो, वो यूरो क्या करेगा? बेचेगा, वो यूरो बेचेगा, तो बेचने का रेट ये वाला होता है। इन दोनों में जो सस्ता रेट होता है, वैसे भी वो बेचने का, ऐसे कह लो, और मैंने आपको समझा रखा है ना। बेस करेंसी के खरीदने का रेट, बेचने का रेट। तो अगर वो आज यूरो बेचता तो इस रेट से बेचता। अब उसके पास हमारा हम लोग करेंसी रुपया है, बेस करेंसी यूरो, तो डिवाइड करोगे 51.75। कहने का मतलब है 25,000 रुपए की पेमेंट करने, उसको तो पेमेंट करनी है, 25,000 रुपए की पेमेंट करने के लिए उसको आज कितने यूरो बेचने पड़ते? 25,000 डिवाइडेड बाई 51.75, उसको आज 483, उसको आज 483.09 इतने यूरो खर्च करने पड़ते, यानी बेचने पड़ते, इतने यूरो उसको खर्च करने पड़ते, इतने यूरो उसको खर्च करने पड़ते, ठीक है, आज। बट अगर वो पेमेंट 6 महीने बाद करेगा, अगर वो पेमेंट 6 महीने बाद करेगा करेगा तो 25,000 ही, है ना। तो उसके पास तो यूरो है, वो यूरो बेचेगा और रुपया खरीदेगा, तो कितने यूरो उसको खर्च करने पड़ते? 6 महीने बाद का रेट ये रहा, है ना, 6 महीने बाद का रेट, रुपीस पर यूरो 52 रुपए। यूरो बेचेगा, तो बेचने का रेट तो ये होगा ना बेटा, 52 रुपए, ठीक है। 25,000 डिवाइडेड बाई 52, तो 480.76 इतने खर्च करने पड़ते। इसका मतलब उसको यूरो ज्यादा खर्च करने पड़ते, इसका मतलब उसको यूरो ज्यादा नहीं, उसको यूरो कम खर्च करने पड़ते। पहले 483 और अब 483.09, यानी उसको 2.320 इतने यूरो उसको कम खर्च करने पड़ रहे हैं।
इतने यूरो उसको कम खर्च करने पड़ रहे हैं। ठीक है, यानी ये उसकी सेविंग हो गई, तो उसको फायदा हुआ। अगर उसको फायदा हो रहा है ना, यानी एक तरह से ऑटोमेटिकली रेट कम हो रहा है, तो वो हमसे और माल खरीदेगा भाई। यही तो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5, इसका मीनिंग क्या होता है? अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। अरे भाई सिंपल सी बात है, कहीं आपने देखा होगा शॉप में सेल लग रही है, सेल लगने का मतलब होता है कि उन्होंने प्राइस कम कर दी है, तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, है ना। और कभी कभी वो प्राइस बढ़ा देते हैं कि भैया विंटर शुरू हुआ है तो नया माल आया, तो अभी तो प्राइस एमआरपी पर बेचेंगे, तो उतनी डिमांड नहीं होती है। तो प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, यही होता है ना। इसका मीनिंग हुआ कि अगर प्राइस में चेंज, अगर प्राइस में चेंज एक है तो क्वांटिटी में चेंज 1.5 होगा, है ना। तो 1.5 इंटू प्राइस में चेंज कितना आ रहा है? हाँ जी, अब प्राइस में चेंज यानी उसके प्राइस में चेंज 2.302 है, परसेंटेज में कितना आएगा? 2.302 ओवर ओरिजिनल पहले 483.09। हाँ जी, लगभग आ गया आपका इंटू 100 करेंगे ना, 0.48%, है ना। ये आया उसकी प्राइस में चेंज। ठीक है, यानी प्राइस सस्ता हुआ है, प्राइस सस्ता हुआ है बेसिकली। अगर मैं बात करूं तो इंटू 1.5 कर दो, तो इसका मतलब 0.72 लगभग, यानी 72% क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब 72% नहीं, 0.72% क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी क्वांटिटी कितनी है हमारे पास? 24। हम कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं? 2400। तो हम कितना ज्यादा बेचेंगे? हम कितना ज्यादा बेचेंगे? हाँ जी, 17.29 यानी लगभग 17 यूनिट। इसका मतलब चेंज इन प्राइस की वजह से वो 17 यूनिट ज्यादा खरीदेगा। तो 17 यूनिट पर जो मेरा फायदा होगा, 17 यूनिट पर जो मेरा फायदा होगा वो मेरा क्या है? इकोनॉमिक एक्सपोजर। अब वो निकाल लेंगे हम। यहां तक बात समझ में आ गई? बोलो भाई, क्लियर है? चलो अब इसको कर लेते हैं हम। हाँ जी, नाउ अब इकोनॉमिक एक्सपोजर। हाँ जी, इसका मतलब जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर खत्म हो गया, बट यूरोपियन बायर के लिए हुआ, दैट इज फॉर, हाँ जी, यूरोपियन, हाँ जी, जो मेरा कस्टमर है, यूरोपियन कस्टमर के लिए। तो यूरोपियन कस्टमर के लिए देखना है, ठीक है। हाँ जी, एज अमाउंट, ठीक है, टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इज फिक्स्ड। इंडिया में जो अमाउंट आना है वो फिक्स्ड हो गया, डेट इज 25,000 रुपए। ठीक है, बट तो इसलिए नो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, बट फॉर, अरे, यूरोपियन कस्टमर नहीं। ठीक है, हाँ जी, इकोनॉमिक एक्सपोजर
इकोनॉमिक एक्सपोजर, ठीक है, विल एग्जिस्ट। कैसे? मतलब कितना अतिरिक्त यूनिट वो खरीदेगा, हाउ मच एक्स्ट्रा यूनिट ही विल बाई और हाउ मच लो यूनिट ही विल बाई, ये निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है कि चेंज इन डिमांड, मुझे निकालना है हाउ मच एक्सेस या फिर लो यूनिट, ठीक है, ई का मतलब यूरोपियन विल बाई। अब देखो ध्यान से, उसको 25,000 रुपए देने, उसको 25,000 रुपए देने, पहले चेंज इन प्राइस निकाल लो। सबसे पहले क्या निकाल लो? चेंज इन प्राइस। सबसे पहले निकाल लो चेंज इन प्राइस, कितना हो रहा है। अमाउंट जो उसको पे करना है, अमाउंट टू बी पेड, 25,000 रुपए पे करने, उसको 25,000 रुपए पे करने, यूरोपियन कस्टमर को 25,000 रुपए पे करने, पर उसके पास तो यूरो है ना। यूरोपियन कस्टमर के पास क्या है? यूरो है, तो वो यूरो बेचेगा, रुपया खरीदेगा, ठीक है ना। यूरोपियन कस्टमर, है ना, विल सेल यूरो एंड बाई रुपीस। ये समझ में आ गया, क्योंकि उसके पास जो होता है वो बेचेगा, जो चाहिए वो खरीदेगा, ठीक है ना। करंट टुडे, हाँ जी, ही विल हैव टू सेल, हाँ जी, कितने यूरोपियन डॉलर उसको बेचने पड़ते हैं? 25,000 के लिए। बताओ क्या करंट का रेट है? करंट का रेट बताओ, करंट का रेट। यूरो बेचेगा 51 रुपये 75 पैसे, 51 रुपये 75 पैसे। डिवाइड क्यों करा? क्योंकि बेस करेंसी यूरो है और आपके पास रुपीज है, ठीक है, तो उसको इतने यूरो खर्च करने पड़ते। 25,000 डिवाइडेड बाई 51.75, यानी 483.09, 483.09 यूरो, है ना। इतने यूरो उसको खर्च करने पड़ते, ही विल हैव टू सेल, ठीक है, स्पेंड टुडे, आज। बट अगर पेमेंट 6 महीने बाद होती, ठीक है, and he will have to spend कितने? देने तो उसको 25,000 ही पड़ते रुपए, उस समय का रेट। 6 महीने बाद यूरो बेचेगा तो 52 रुपए में बिकेंगे, है ना, डिवाइडेड बाई 52। 6 महीने बाद उसको यूरो 480.76, इसका मतलब उसको तो फायदा हो गया। आज उसको अपने घर से 483.09 यूरो लाने पड़ते 25,000 रुपए की पेमेंट के लिए। 6 महीने बाद अगर पेमेंट करनी है तो उसको 480 लाने हैं। इसका मतलब उसको कितने यूरो कम खर्च करने पड़ते हैं, है ना, ठीक है, लेस यूरो, ठीक है, टू बी स्पेंट टू पे 25,000 रुपए। 25,000 रुपए खर्च करने के लिए उसको कितने यूरो कम खर्च करने पड़ेंगे? राइट भाई, माइनस कर दो, -483.09, 2.32, इतने यूरो उसको कम खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये पैसा उसका बच गया, ये पैसा उसका बच गया। जब पैसा बच जाता तो ज्यादा
क्वांटिटी खर्च करते हैं, लो पैसा बच गया चलो भी खर्च करो, यानी प्राइस डिक्रीज। इसका मतलब ये कहलाया रिडक्शन इन प्राइस, ये कहलाया रिडक्शन इन प्राइस। बैठे बैठे उसके प्राइस में कटौती हो गई, कितना 2.32076 यूरो, है ना। ओवर बेस क्या था ओरिजिनल 483, 483 पर, ठीक है भाई। तो प्राइस में कटौती कितनी हो गई, डिवाइडेड बाय 483.09, यानी 0.48%, 0.48%, ठीक है। इतनी प्राइस में कटौती हो गई, इतनी प्राइस में कटौती हो गई, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये है आपकी कितनी, देखो ये है 1.5। इसका मीनिंग क्या है कि अगर प्राइस 1 रुपया कम होगा तो 1.5 क्वांटिटी बढ़ेगी। इसका मतलब है अगर प्राइस में 100 रुपए की कमी होगी तो 150 यूनिट ज्यादा बिकेंगे। ये होता क्या है, चेंज इन क्वांटिटी ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये होता है। तो चेंज इन क्वांटिटी आ गया यहां से, चेंज इन प्राइस मेरे पास आ ही गया 0.48% इंटू 1.5। हाँ जी एक मिनट, 1.5 इंटू 0.48%, ये आया मेरे पास 0.0072, ठीक है, यानी 0.72% कह लो। तो इतने क्वांटिटी में बढ़ोतरी हुई, दैट इज 0.72%, ठीक है। अभी कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं हम, अभी कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं 2400, ठीक है। और अब कितने बेचेंगे रिवाइज्ड, हाँ जी इतनी ज्यादा बेचेंगे, 17.28, यानी 17 यूनिट हमारे ज्यादा बिकेंगे। तो बिकेंगे कितने 2417। इसका मतलब 17 यूनिट की वजह से जो फायदा होगा वो कहलाएगा इकोनॉमिक एक्सपोजर, ठीक है भाई। तो अब आप क्या निकाल लोगे, हाँ जी गेन एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट ड्यू टू एक्सेस यूनिट सोल्ड, 17 यूनिट की वजह से कितना फायदा हुआ, ये कहलाएगा ऑपरेटिंग यानी इकोनॉमिक एक्सपोजर, ये कहलाएगा इकोनॉमिक एक्सपोजर। चलो अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट एक बार इसको नोट कर लो, पहले करिए। चलिए इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या कहता है वो, ध्यान से देखो। हाँ जी 17 यूनिट ज्यादा बिकेंगे तो ज्यादा सेल कितनी होगी, एडिशनल सेल,
17 यूनिट, फ्रैक्शन में यूनिट नहीं बेच सकते ना, एक 25,000 रुपए का, तो रुपए में आ गई ना, ठीक है। 17 यूनिट मेरे फालतू बिकेंगे 25,000 रुपए के हिसाब से, यानी 4,25,000 रुपए मेरे पास फालतू आएंगे, ये ठीक है। अब जब फालतू बेचोगे तो मटेरियल भी लगेगा। अब ध्यान से थोड़ा सा, मटेरियल मैं खरीदूंगा, मटेरियल खरीदूंगा सिंगापुर से, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट में एक कंपोनेंट, 17 में 17 कंपोनेंट है ना, एक कंपोनेंट मिलेगा आपको 800 सिंगापुर डॉलर का। ध्यान से देखो, अब आपको पेमेंट करनी है क्योंकि मटेरियल खरीद रहे हो, मटेरियल खरीद रहे हो, मटेरियल खरीद रहे हो, पेमेंट तो 6 महीने बाद ही करोगे। वैसे भी ट्रांजैक्शन एक्सपोजर आप पहले ले चुके हो, तो ध्यान से पेमेंट आप करोगे 6 महीने बाद। आप डॉलर, सिंगापुर डॉलर की पेमेंट करोगे, पेमेंट करोगे तो ये आप बाई करोगे क्योंकि आपके पास रुपया है ना, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 6 महीने बाद का रेट कितना होगा, सिंगापुर डॉलर खरीदोगे, सिंगापुर डॉलर खरीदोगे, ये रहा, खरीदोगे 27 रुपये 75 पैसे से, 27 रुपये 75 पैसे से, ठीक है। चलिए, खरीदोगे, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं अब हम, क्योंकि बेस करेंसी सिंगापुर डॉलर और आपके पास भी यही है। चलो, तो ये आपके पास आ गया 17 इंटू 800 इंटू 27.75, 3,77,400, 3,77,400। चलिए, अब अदर वेरिएबल कॉस्ट, ये है ही रुपीज में, ये है ही आपके रुपीज में, क्या रेट है, अदर वेरिएबल कॉस्ट देखो जरा क्या रेट है, 1500 रुपए, अदर वेरिएबल कॉस्ट है 1500 रुपए पर यूनिट। तो 1700 पर कितने, 17 पर कितने, 25,500। अब थोड़ा दिमाग लगा ना, कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट, फिक्स कॉस्ट, सर आप 2400 यूनिट बेचो या 2417 बेचो या 3000 बेचो, 4000 बेचो, बेचो मत बेचो, फिक्स कॉस्ट उतनी आएगी, यानी अतिरिक्त फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी कोई भी, इसका मतलब अतिरिक्त फिक्स कॉस्ट कोई नहीं आएगी। ये समझ में आ गई, ये मेरा फायदा हो जाएगा। करो, 25,500 प्लस 3,77,400, 4,02,900 माइनस 4,25,000, तो ये 22,100 का फायदा हो गया। बोलो क्लियर है बेटा, ये कहलाया इकोनॉमिक एक्सपोजर, ये कहलाया आपका इकोनॉमिक एक्सपोजर। इसको नोट करो पहले आप एक बार, हाँ चलिए, देखो 11,52,000 रुपए का, ठीक है, लॉस है, 11,52,000 रुपए का लॉस है, मतलब ये क्या है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर यानी लॉस है 11,52,000, बिल्कुल ठीक है। और इकोनॉमिक एक्सपोजर गेन है, कितने का आ रहा है गेन, देखो 22,100 का, 22,100 का, ठीक है। तो हमें नेट, हमारा नेट, भाई ये हो तो हमें ही रहा है ना, क्योंकि यूरोपियन कस्टमर ज्यादा खरीदेगा तो मुझे फायदा हो रहा है ना, मुझे कितना फायदा हो रहा है, मुझे कितना लॉस हो रहा है, तो नेट कितना हो गया 11,29,900। बोलो क्लियर, नेट गेन। मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता हूँ, अब ध्यान से सुनना जरा, बिफोर एंड आफ्टर, बहुत ध्यान से, ये एक्स्ट्रा वर्क है बेसिकली, चाहो तो रिकंसिलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। टुडे मतलब दोनों आ जाएंगे आपके पास,
आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, देखिए हमारे पास रेवेन्यू कितनी आएगी, हम बेच रहे हैं 2400 यूनिट, हम बेच रहे हैं 2400 यूनिट, कितने रुपए पर, 25,000 रुपए पर। ठीक है, पर 6 महीने बाद हम बेचेंगे 2417 यूनिट। ठीक है, 2417 यूनिट बेचेंगे 25,000 रुपए में। बोलो समझ आ के बात, 2417 बेचेंगे ना। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट 2400 यूनिट के लिए 2400 कंपोनेंट होंगे, एक के लिए एक। और किस रेट से मुझे मिलेगा, सिंगापुर डॉलर, क्या रेट है, 800 है ना। अब मैं 1 मिनट 2417 कंपोनेंट लूंगा क्योंकि ज्यादा बनाऊंगा ज्यादा कंपोनेंट, सिंगापुर डॉलर तो वही 800। अब थोड़ा ध्यान से, आज अगर पेमेंट करूंगा, आज अगर पेमेंट करूंगा तो सिंगापुर डॉलर का रेट क्या होगा, आज अगर पेमेंट करूंगा तो सिंगापुर डॉलर, पेमेंट करोगे तो खरीदोगे, खरीदोगे 27 रुपये 15 पैसे के हिसाब से, 27 रुपये 15 पैसे के हिसाब से। ठीक है, और अगर 6 महीने बाद पेमेंट करोगे तो हाँ जी 27 रुपये, यही तो है करंट रेट। हाँ जी 6 महीने बाद 27 रुपये 75 पैसे। ठीक है, 6 महीने बाद का रेट होगा 27 रुपये 75 पैसे, और आज का रेट है 27 रुपये 15 पैसे। चेक कर लो कितना आ रहा है, 2400 इंटू 800, 27, हाँ जी 521,28,000। ठीक है, और ये कितना आ रहा है, 2417 इंटू 800 इंटू 27.75, ये आ गया 536,57,400। बोलो क्लियर, इतने रुपए। चलो अब बाकी सिंपल, अदर वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी 2400 यूनिट की क्या रेट है, 1500 रुपए, यहां 2417 की आ जाएगी। ठीक है, चलो फिक्स कॉस्ट, हाँ जी फिक्स कॉस्ट 2400 यूनिट पर 1000 रुपए, तो 24 लाख हो गई ना, तो आप 2417 बनाओगे तो भी वो इतनी रहेगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट। करो कैलकुलेशन कर लो आप। तो देखो नेट गेन मेरा 11,29,900 आया था, सेम आ गया। तो हमने इनको अलग अलग करा, हमने इनको जैसे हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में नहीं करा था टोटल कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट, प्राइस और यूसेज, है ना। तो एक प्राइस वेरिएंस एक यूसेज वेरिएंस, तो दोनों इनका डिफरेंस कॉस्ट वेरिएंस, तो बेसिकली ये कॉस्ट वेरिएंस है ना, ये कॉस्ट वेरिएंस है आपका, समझ गए। ये आपका प्राइस वेरिएंस, ये क्वांटिटी वेरिएंस, तो हुआ। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस नेट गेन, इसके दो पार्ट, प्राइस वेरिएंस ट्रांजैक्शन, क्वांटिटी वेरिएंस इकोनॉमिक एक्सपोजर, खत्म खेल। ठीक है, अब इसको नोट कर लो फटाफट।